नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 1857 में हुए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को समझने की कोशिश करेंगे। इतिहास की ऐसी ही गहराइयों को समझने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 1857 का विद्रोह, जिसे भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह 10 मई 1857 को मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। विद्रोह ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय आबादी के वर्षों के आक्रोश की परिणति थी और इसने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया। अब हम 1857 विद्रोह के कारण को समझते हैं। 1857 का विद्रोह कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि कई वर्षों से चली आ रही घटनाओं और कारकों की एक श्रृंखला का परिणाम थी। इस विद्रोह के कुछ मुख्य कारणों को समझते हैं। पहला, आर्थिक शोषण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फायदे के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण कर रही थी। उन्होंने भारतीय आबादी पर उच्च कर लगाया और व्यापगत का सिद्धांत पेश किया, जिसने उन्हें उन भारतीय शासकों की भूमि पर कब्जा करने की अनुमति दी जिनका कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं था। कंपनी का चाय, अफीम और अन्य सामानों के व्यापार पर भी एकाधिकार था, जिसने भारत के धन को और कम कर दिया। दूसरा कारण धार्मिक और सामाजिक कारक था। अंग्रेजों ने कई कानून पेश किए थे जिन्हें भारतीय आबादी के प्रति भेदभावपूर्ण के रूप में देखा गया था। एनलिस्टमेंट एक्ट की शुरुआत, जिसके लिए भारतीय सिपाहियों को विदेशों में सेवा करने की आवश्यकता थी, और नई शुरू की गई एनफील्ड राइफल्स के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया जाता था, जिसे लोड करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। इससे भारतीय सैनिकों के धार्मिक अपमान के रूप में देखा गया विश्वास था। तीसरा, राजनीतिक कारक था। अंग्रेजों ने एक एक करके भारतीय राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण कई भारतीय शासकों को बेदखल कर दिया गया था। अवध का विलय, जो कुशासन के बहाने किया गया था, भारतीय जनता के बीच विशेष रूप से अलोकप्रिय था। अपने राज्यों को खोने वाले भारतीय शासकों को अपने भरण पोषण के लिए अंग्रेजों पर निर्भर रहना पड़ता था और अक्सर उनके साथ तिरस्कार का व्यवहार किया जाता था। चौथा, सैन्य कारक था। भारतीय सिपाही अपनी कार्य स्थितियों से खुश नहीं थे। उन्हें कम वेतन दिया जाता था, अपने परिवारों से लंबे समय तक अलगाव सहना पड़ता था और उन्हें कठोर अनुशासनात्मक उपायों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने इस तथ्य पर भी नाराजगी जताई कि कई वर्षों तक सेना में सेवा देने के बावजूद उन्हें उच्च रैंक पर पदोन्नत नहीं किया गया। अब यहां से यह विद्रोह चिंगारी से आग में बदलने वाला था। विद्रोह जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया और कई भारतीय शासक विद्रोह में शामिल हो गए। उनमें सबसे प्रमुख झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थीं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया। 1857 का विद्रोह मई 1857 में शुरू हुआ। दिल्ली के पास एक शहर मेरठ में तैनात ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों के एक विद्रोह के साथ था। इसके बाद की घटनाओं को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तरी भारत में विद्रोह। मेरठ में विद्रोह के बाद भारतीय सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया, जहां अन्य भारतीय सैनिकों और नागरिकों ने उनका साथ दिया। उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। इसके बाद विद्रोहियों ने कानपुर, लखनऊ और झांसी सहित उत्तरी भारत में ब्रिटिश चौकियों पर हमले शुरू कर दिए। विद्रोह का प्रसार। विद्रोह जल्द ही मध्य भारत, बंगाल और दक्कन सहित भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। विद्रोहियों में भारतीय राजकुमार और नेता शामिल थे, जिन्हें अंग्रेजों के खिलाफ शिकायत थी। इनमें सबसे प्रमुख झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर के नाना साहिब थे। विद्रोह का दमन। अंग्रेजों ने बल के साथ विद्रोह का जवाब दिया और वे 1858 की शुरुआत में इसे दबाने में सक्षम थे। जनरल सर कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने दिल्ली और अन्य विद्रोही गढ़ों पर कब्जा कर लिया। अंतिम महत्वपूर्ण विद्रोही गढ़ ग्वालियर जून 1858 में गिर गया, जिसके बाद विद्रोह प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। 1857 का विद्रोह
जिसे 1857 के भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके दूरगामी परिणाम हुए, जिनमें शामिल हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। विद्रोह ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत को चिह्नित किया। 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और देश एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। ब्रिटिश नियंत्रण में वृद्धि। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपना नियंत्रण कड़ा कर लिया। ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर शासन करने की जिम्मेदारी संभाली और ब्रिटिश राज की स्थापना की, जो 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने तक चला। ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन। ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह के प्रत्युत्तर में कई सुधार लागू किए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण भारत सरकार अधिनियम 1858 था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित कर दी। भारतीय समाज में परिवर्तन। विद्रोह का भारतीय समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा के उन्मूलन और भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत सहित कई सुधारों की शुरुआत की। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। विद्रोह ने भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक रैली स्थल के रूप में कार्य किया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था और यह स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में भारतीय राष्ट्रवाद का मुख्य वाहन बन गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव। ब्रिटिश सरकार ने कई नीतियों की शुरुआत की, जिससे भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ, जैसे रेलवे, टेलीग्राफ और एक आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की स्थापना। हालांकि विद्रोह की अपनी कमियां भी थीं, क्योंकि इसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर विश्वासघात का आरोप लगाया। विद्रोह भी भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने के अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा। 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इसका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। यह भारतीय लोगों द्वारा अपने देश पर फिर से नियंत्रण पाने और औपनिवेशिक उत्पीड़न के सामने अपनी पहचान और सम्मान का दावा करने का एक साहसिक प्रयास था। कुल मिलाकर 1857 के विद्रोह के भारत और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के व्यापक संदर्भ में दूरगामी परिणाम हुए। इसने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया और भारतीय समाज और शासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।